रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमने अपने 12th का जो चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का 4th लेसन, उसमें हमने पिछले लेसन जो हमारे लेक्चर हुए उसमें जो मालूमात हासिल किए, हमने देखा कौमी एकजहती यानी क्या, उसके ताल्लुक़ से रियासत का क्या रोल होना चाहिए, किस तरह से रियासत ने कौमी एकजहती हासिल करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए, इन तमाम की हमने मालूमात हासिल किए थे। ठीक है, तो अब आज हमको जो है इसके आगे का जो देखना है, हमारा जो लेसन चल रहा है 4th, उसका हम 6 पार्ट देखेंगे। आज का भारत, अमन इस्तेकाम और कौमी एकजहती को चैलेंज, ये हमारा लेसन का नाम है। तो अब कैसा है देखिए, हमारा मुल्क 1947 को आज़ाद हुआ, एक लंबी ग़ुलामी के बाद। ठीक है, अंग्रेज़ों ने कई साल हमारे पास हुकूमत की है और बहुत ही जद्दोजहद, बहुत मुश्किलों के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ। अब जैसे ही ये मुल्क आज़ाद हो गया तो चलिए सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए और सब हैप्पी हैप्पी, ये वाला मामला नहीं था। यहाँ पर भी यानी कि कैसा है, वो अभी पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, वैसा मामला। ठीक है, यानी कि कैसा है, वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, पिक्चर एंड नहीं हुआ वहाँ से। और दूसरा उसकी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे मसाइल उस वक्त भी थे। ठीक है, और उनमें जो दरपेश मसाइल थे, ख़ास करके जो थे माशी पसमानदगी थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर हम देखते हैं कि कई साल हुकूमत किए और उन्होंने यहाँ से जो कहा जाता है कि हमारा मुल्क जो था सोने की चिड़िया था, और इन्होंने इसका पूरा सोना लेकर चले गए। यहाँ से कच्चा माल लेकर गया, यहाँ से जो मज़दूरों से काम भी लिया तो बहुत कम उजरत पर लिया। तो ये तमाम हालत की वजह से हमारा मुल्क माशी पसमानदगी के बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद गुर्बत थी, जहालत थी, यानी माशी पसमानदगी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि गरीबी भी बहुत थी, जहालत, इल्म की कमी थी, लोग एजुकेशन की तरफ जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं था, और नतीजा उसकी वजह से कैसा था कि समाज में अदम मसावत था। यानी जब इल्म की कमी होगी तो देखो ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, हर एक मसला है ना एक दूसरे से जुड़ता है। माशी पसमानदगी है, गुर्बत होता है, गुर्बत की साथ ही साथ जहालत है, ला इल्मी है, तो उसकी वजह से सोचने की जो थिंकिंग है वो महदूद हो जाती है, और नतीजा कैसा होता है कि समाज में हर एक तबके को एक नज़र से देखने का नज़रिया नहीं होता, और इससे क्या पैदा होता है, समाजी अदम मसावत। तो इस तरह से आप लोग भी थोड़ा सा ये सोचते हुए, थिंकिंग करते हुए चलिए। हाँ, और देखो हर दिन हमारा कैसा हो रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के जैसे लिए तैयार हो रहे। पिछले हमने उसमें देखा था कि रियासत का क्या रोल है, तो आपका 1 क्वेश्चन तैयार हो गया वहाँ पर। अब आज हम जो देख रहे हैं कि भारत के सामने क्या उस वक्त मसाइल थे, तो ये का आपको शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है या खाके में भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपका ये भी एक हो गया कि ये वाले मसाइल थे। तो अब जो भारत में हमारी जो अब ये आज़ाद तो हो गया, लेकिन जब हमारी कौमी तहरीक हुई थी तो वो कौमी तहरीक आज़ादी ने भी नए भारत के लिए और कौम की तामीर के लिए अहम काम किए। ठीक है, यानी कि ये कौमी तहरीक जो चली थी तो इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी हासिल करना, और उसके बाद आज़ादी जैसे ही हासिल हो जाती है अपने घर में सुकून से बैठ जाना, ये नहीं था। बल्कि इनको आज़ादी तो हासिल करनी ही थी, लेकिन जो नया नया भारत अभी अभी जस्ट वजूद में आया था 1947 में, उसके और उसमें जो कौम है उनकी तामीर के लिए भी उन्होंने अहम काम किए, कौमी तहरीक। ठीक है, तो अब देखो उन्होंने जो किया है उनके काम में, उन्होंने अक़दार और मक़ासिद तय किए, किसके लिए, कौम की तामीर के लिए। यानी कि हमें किन चीज़ों को रखना है, मकसद तय किया उन्होंने कि हमको ये चीज़ हासिल करनी है, हमारे मुल्क में इस तरह के लोगों के लिए काम करना है, उनको इस तरह से मसावत का दर्जा देना है। ये तमाम चीज़ों को उन्होंने सामने रखा और उसके मुताबिक उन्होंने काम किए, ये तय किए। जमहूरियत, लामज़हबियत और जमहूरी इक़्तिदार, अक़दार को अपनाया। ठीक है, ये तो हम देखते ही हैं कि तहरीक आज़ादी जो हुई थी तो कोई ख़ास एक ही मज़हब के बंदे उसमें शामिल थे ऐसा नहीं, बल्कि सभी मज़हब के थे। तो ये वहाँ से ही आ रहा है, तहरीक में सब शामिल थे, और उन्होंने आगे भी ये काम किया है कि उन्होंने कौमियत, सेकुलरिज़म, जमहूरी अक़दार को अपनाया। ठीक है, माशी तरक्की के लिए उन्होंने मनसूबाबंदी की कि किस तरह से हमें एक प्रॉपर तरीक़े से अपने मुल्क की माशी तरक्की करना है, और ये सब चीज़ें देखिए उन्होंने उस वक्त की थी, उसी के बेस पर ये आगे काम चलता रहा है, और आज हमको जो भी तरक्की वगैरह नज़र आती है तो वहीं की कोशिशों का नतीजा। ठीक है, तो ये उन्होंने तय किए थे। फिर उसके बाद जो है समाजी तब्दीली का प्रोग्राम बनाया था उन्होंने, क्योंकि देखो हमने देखे 1947 के बाद अदम मसावत थी समाज में, तो अब ये मसावत जो है, अदम मसावत का ख़ात्मा होना ज़रूरी था। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, समाज में तब्दीली लाना।
और वो किस तरीके से लाना है उसका एक उन्होंने मुनज़्ज़म प्रोग्राम भी बनाया था। फिर उसके बाद उनका मकसद था भारत को मुत्तहिद करना, भारत को मजबूत बनाना और कौमी एकजहती का जो बहुत बड़ा मसला है उसे हल करके इसे भी हासिल करना। ठीक है, तो ये सब क्या थे? भारत की जो कौमी तहरीक आज़ादी थी, उन्होंने कौम की तामीर के लिए ये सब काम किए थे। उन्होंने ये सोचा था कि भारत को है मुत्तहिद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भारत को क्योंकि मजबूत बनाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इलाक़ाई, नस्ली, मजहबी, ये सब को दूर करना है। और मजबूत जब मुल्क बनेगा, कब बनेगा? जब कौमी एकजहती होगी। तो ये वाले भी उन्होंने सामने एक रोल मॉडल बनाया था, ये इसके लिए कोशिशें की थी, काम की थी, वही आगे दूसरों ने उसको आगे लेकर गए हैं। ठीक है, तो अब ये कौमी एकजहती का उन्होंने जो कहा था, अब सब एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए, हाँ, अब भारत की कौमी तहरीक की आज़ादी ने जो कहा था कौमी एकजहती एक मसला है और उसे हासिल करना। अब ये हासिल करना है तो अब ये हासिल कैसे होगी? थोड़ा सा आप लोग भी सोचते चलिए, ये चीज़ें थिंकिंग करिए। जब सोचेंगे ना तो देखो आप लोगों को बहुत ईजी जाएगा, जहन को अपने आदत डालिए। तो अब यहाँ पर किस तरह से होगा? तो ये समाजी तब्दीली के बगैर मुमकिन ही नहीं ना। देखो, हम लोग रहते हैं समाज में और समाज के लोगों में ही अगर नज़रिए का इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा रखे, उन्होंने शिद्दत पसंदी रखे, एक दूसरे को समझना ही नहीं है, ऐसा सोच लिए, तो फिर कौमी एकजहती हासिल हो सकती है? नहीं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? समाजी तब्दीली लाना। समाजी तब्दीली लाना यानी कैसे? तो समाज में जो रहने वाले लोग हैं, जो बंदे हैं, उनके ख्यालात में, उनकी सोच में तब्दीली लाना। और रियासत में समाजी तब्दीली के लिए, अब ये समाजी अगर तब्दीली करना है, अब हमको क्या करना है? कौमी एकजहती हासिल करना है, उसके लिए हमको समाजी तब्दीली करना है। तो अब समाजी तब्दीली करने के लिए क्या करेंगे? क्या ज़रूरी है? तो सबसे पहले समाज में अगर ज़रूरी है तो है गुर्बत में कमी करना। देखो, पेट में अगर खाना नहीं है ना तो कितने भी अच्छे अच्छे बातें करो, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करो, वो कुछ भी असर नहीं करती। इंसान भूख में है ना शैतान बन जाता है। भूख जब हावी होती है तो अमीर से अमीर इंसान भी पागल हो जाता है। तो ये रहता है। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी था? गुर्बत में कमी। समाज में तब्दीली करना है तो गुर्बत में कमी आना ज़रूरी है। माशी तरक्की होना ज़रूरी है। पैसा रहेगा तो इंसान को एक थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रहेगा और वो मतलब वो अच्छे से हर चीज़ पॉजिटिव वे में सोच भी सकता है। जमहूरियत का क़याम। जमहूरियत का क़याम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जमहूरियत ही यानी कि देखिए कि उसमें लोगों को मेन मरकज़ में रखा गया है। तो समाज में तब्दीली करना है तो लोगों को हक़ देना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ज़ात पात का ख़ात्मा, सनफ़ी मसावत क़ायम करना। तो ये सब चीज़ें ये जो करना है तो इससे क्या होगा? समाज में तब्दीली आएगी। सबसे पहले जमहूरी हुकूमत का क़याम होना ज़रूरी है, माशी तरक्की होना ज़रूरी है, गुर्बत में कमी होना, ज़ात पात का निज़ाम का ख़ात्मा होना और जो मर्द वज़न में फ़र्क है ये चीज़ें ख़त्म होना। तो ये जब चीज़ें ख़त्म होगी तो उसके बाद क्या होगा? समाज में तब्दीली आएगी और उसके बाद हमको कौमी एकजहती हासिल करना आसान होगा। ठीक है, तो अब हम जो देखेंगे आगे का हमारा जो है कि ये वाला तो समझ गए ना आप लोग अच्छे से? ठीक है, तो अब हमारा आगे का जो है ना कौमी एकजहती के पहलू देखेंगे। और कौमी एकजहती के दो पहलू हैं, एक है साख्ती पहलू और दूसरा है नफ्सियाती पहलू। तो अब इसमें से जो फर्स्ट वन है साख्ती पहलू, तो भारतीय दस्तूर ने इसके ताल्लुक़ से कुछ अहम और बुनियादी रहनुमा उसूल दिए हैं जिनकी मदद से कौमी इत्तेहाद और कौमी शनाख्त दोनों को फ़रोग़ दिया जा सकता है। ठीक है, हमारे दस्तूर में जैसे शहरियों को बुनियादी हक़ दिए गए हैं वैसे ही रहनुमानियाँ उसूल भी दिए गए और वो अगर उन पर अमल करे हर हुकूमत तो उसके ज़रिए से भी क्या हो सकता है? कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया जा सकता है। तो अब हमारे को जो देखना है सबसे पहले साख्ती पहलू देखेंगे। अब साख्ती पहलू में क्या चीज़ें आएंगी? तो अब साख्ती पहलू में जो सबसे पहली चीज़ है जमहूरी निज़ाम हुकूमत, ज़बान व तहज़ीब का तहफ़्फ़ुज़, कुल हिंद इंतज़ामी खिदमत, कौमी एकजहती कौंसिल का क़याम और बुनियादी हुकूक़। ये सब कहाँ पर आएंगे? ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखिए, कौमी एकजहती के पहलू, आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ सकता है। और कौमी एकजहती के पहलू में जो पहला वाला है साख्ती पहलू है और वो साख्ती पहलू में ये 5 चीज़ें आने वाली हैं और इनका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है यानी कौमी एकजहती का जो एक पहलू है उसमें का फर्स्ट वन हम जो देखेंगे जमहूरी निज़ाम हुकूमत। ठीक है, अब ये इसमें जमहूरी निज़ाम हुकूमत यानी कि हमने देखा है समाजी तब्दीली के लिए भी ज़रूरी है जमहूरियत का क़याम।
अब जमहूरी निज़ाम हुकूमत क्या है? उसमें मरकज़ में अवाम होती है, बालिग़ राय दही, वफाकी हुकूमत, पंचायत राज, मरकज़ और सूबे, नुमाइंदा जमहूरियत। ठीक है, तो अब हम इसका आपको वन बाय वन एक्सप्लेनेशन देते। ये सब आप ये खाका थोड़ा सा जहन में रख लीजिए, और होता है तो आप लोग प्लीज़ नोटबुक पेन साथ में लेकर बैठा कीजिए, और जो भी लेक्चर हो रहा है इसमें की जो मेन चीज़ें हैं आप नोट करते हुए चलिए, क्योंकि आप यहाँ पर सुनते हो, थोड़ी देर के बाद इधर उधर दूसरी चीज़ों में लग जाओगे तो ये सब चीज़ें आपके जहन से निकल जाती हैं। लेकिन नोटबुक में रहा तो कभी भी अगर आप स्टडी के लिए बैठे तो एक बार वो नोटबुक खोल कर देखेंगे तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा, और एग्ज़ाम के लिए आपकी इंशाल्लाह अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये जदवल खाके वगैरह जो है इनका आप है ना थोड़ा सा पिक्चर उतार लो, बना लो इसको। ठीक है, तो अब इसका देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, देखो हमने देखा अवाम है। हाँ, तो जमहूरियत की बुनियाद ही किस पर है? अवाम पर है। डेमोक्रेसी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी अवाम को इसमें मरकज़ में रखा गया है, अवाम को बुनियादी हक़ दिए गए हैं, अवाम को जो है अपने पसंदीदा नुमाइंदे का इंतखाब करने का हक़ दिया गया है। ये है मेन बुनियाद, अवाम होती है, और हमारे पास जमहूरियत को कबूल किया गया है। उसके बाद जो है हमारे को साथ ही साथ जमहूरियत में बालिग़ राय दही से हुकूमत का क़याम होता है, यानी कि वोटिंग होती है। वोटिंग देने के लिए उम्र होती है 18 साल। इंशाल्लाह अगले साल आप इलेक्शन होगा तो आप लोग भी वोट देने वाले हो जाओगे। तो इसमें कैसा रहता है, हमारे पास जो इलेक्शन होता है जमहूरियत में ख़ास चीज़ ये रहती कि बालिग़ राय दही से जो वोटिंग दी जाती है उसमें से जिस भी बंदे को मेजॉरिटी मिलेगी वो चुन कर आएगा, और फिर उसके बाद वो लोग मिलकर जो भी है हुकूमत क़याम करते हैं। तो इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे हम कि जो पहले एज थी, वोटिंग की एज जो थी पहले 21 थी, उसके बाद उसको 18 ईयर कर दिया गया। तो ये कब हुआ है देखिए, ये चेंज जो हुआ था मार्च 1989 में। नहीं तो उससे पहले कैसा था, वोट देने की उम्र 21 रखी थी, बाद में से उसको 18 साल कर दिया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, देखिए कौमी एकजहती के पहलू में साख्ती पहलू के बारे में मालूमात ले रहे। उसमें का फर्स्ट हम देख रहे हैं जमहूरी निज़ाम हुकूमत। उसमें मेन देखा हमने, पहले अवाम है, उसके बाद यहाँ पर बालिग़ राय दही है, फिर उसके बाद नुमाइंदा जमहूरी निज़ाम में मुल्क के तमाम तबक़ात को नुमाइंदगी का हक़ और मौका मिलता है, यानी कि नुमाइंदे खड़े होते हैं, और जो भी हर एक मज़हब के कोई भी किसी का भी खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, और उसको मसावी मौक़े हैं, और वो चुन के आया तो पार्लियामेंट में जाएगा। ये एक है जमहूरियत में। अब उसके साथ साथ देखो हमारे पास जो है फेडरल गवर्नमेंट है जमहूरियत में। मरकज़ के साथ साथ क्या किया भारत ने, मरकज़ के साथ वफाकी तर्ज़ हुकूमत को अपनाया है। अब वफाकी तर्ज़ हुकूमत क्या होता है, तो यहाँ पर 2 लेवल पर गवर्नमेंट होती है। इख्तियारात की 2 सतह पर तकसीम होती है, एक होता है मरकज़, दूसरा होता है रियासत। देखो अब ये सब आपको हम ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहे कि क्योंकि आप जब ये लर्न करोगे ना, तो जब रट्टे मारोगे तो आपके जहन में नहीं बैठेगा ये वफाक क्या, नुमाइंदा क्या, ये बालिग़ राय दही क्या। उस वक्त बहुत है ना कन्फ्यूजन होता। लेकिन आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर रही क्या है ये चीज़, तो कंसेप्ट आपकी क्लियर रहे तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकते, और ये आगे के लिए भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इसको एक्सप्लेन कर रहे ज़्यादा से ज़्यादा। तब देखो वफाकी हुकूमत में कैसा है, इख्तियारात को 2 हिस्सों पर तकसीम किया जाता है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है मरकज़, और ये दोनों मिलकर कैसा करते हैं, एक आपसी तालमेल के साथ काम करते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल पावर जो होते हैं ये भी दोनों हिस्सों में शेयर्ड है। यहाँ पर भी जो आइन दस्तूर रहता है वो उसके तयशुदा रहता है, वो सख्त रहता है। फिर उसके बाद जो क़ानून वगैरह होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक अलग है दस्तूर में बताए वाला, और स्टेट के लिए अलग बताए वाला है किस तरह का है, सब दस्तूर में दर्ज है। लेकिन हाँ, तो उसमें देख लो आप लोग एक बार, हम इसको एक आपको छोटी सी एग्जांपल के जैसे समझाते कि आपको वफाक यानी क्या ये समझ में आ जाएगा। तो वफाक देखो, अपने घर की मिसाल ले लो कि यहाँ पर कैसा रहता है, अपने घर में भी इख्तियारात की 2 हिस्से पे तकसीम रहती है। एक हमारे जो वालिद साहब रहते हैं उनके पास रहता है बड़ा वाला डिपार्टमेंट, और छोटा वाला होम मिनिस्टर जो होती है हमारी मम्मी होती है। तो ये दोनों में इख्तियारात की तकसीम है ना, उन्होंने बाहर का काम देखते हैं, इकनॉमिकल काम देखते हैं, और लास्ट फैसला हमारे वालिद साहब का होता है, और घर की तमाम जिम्मेदारी वालिदा की होती है। तो इसी तरह से यानी ये इख्तियारात की तकसीम रहने की वजह से घर का निज़ाम कितना सुकून से और अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से चलता है। नहीं पूरा काम पापा ने ही करना ऐसा बोलेंगे तो कितना डिस्टर्ब हो जाएगा, या फिर मम्मी ने ही करना, हो सकता है ऐसा बहुत ज़्यादा बदनज़मी फैल जाएगी।
तो हमारा मुल्क कैसा है, जोग्राफी एतबार से बड़ा है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पाया जाता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी था कि इंतज़ामिया अच्छा चलने के लिए इख्तियारात को तक़सीम किया गया है। मेन जो रहेगा मरकज़ रहेगा, वहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, वज़ीर आज़म, और साथ ही साथ हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट रहती है। जैसे हमारे पास महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के सीएम जैसे कि अभी उद्धव ठाकरे हैं। तो इस तरह से यानी मरकज़ का काम होता है पूरे मुल्क के लिए ही देखता है, लेकिन हर स्टेट को भी इतना पावर दिया गया है कि वो रियासतों के बारे में फ़ैसला ले, क़ानून बनाए, और ये इख्तियारात की तक़सीम रहने से इंतज़ामिया अच्छे से चलता है। तो अब ये पूरा आइन में दर्ज है, उसमें वो फ़हरिस्तें बना दी गई है। एक मरकज़ फ़हरिस्त है, उनको ज़्यादा इख्तियारात है, एक रियासती फ़हरिस्त है, उनको थोड़े कम इख्तियारात है, और एक मखलूत फ़हरिस्त है। अगर इसमें कुछ क्या कहेंगे प्रॉब्लम आता है तो इसमें जो है फ़ाइनल फ़ैसला जो होता है मरकज़ का होता है। तो इस तरह से वफ़ाक़ को अपनाया गया है, और ये वफ़ाक़ अपनाने की वजह से मेन चीज़ जो हुई है, तो स्टेट और नेशन के बीच, ये दोनों के बीच कैसा रहता है, तालमेल रहता है वफ़ाक़ की वजह से। और जो रहता है वफाकी तर्ज़ हुकूमत में हर सूबे को अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने रियासत के क्या हालात हैं उनके मुताबिक पॉलिसी बनाने का और उसे नाफिज करने का हक़ दिया। अभी देखिए जैसे कि कोरोना चल रहा है, तो इसमें कैसा है, ये एजुकेशन से ताल्लुक़ से हर स्टेट अपने लेवल पर फ़ैसला ले सकती है, ये इख्तियार है हर स्टेट को। तो अब जहाँ पर जिन स्टेट में इसका असर कम हो गया है, तो वहाँ पर कैसा है, कुछ में स्कूल कॉलेजेस खोल दिए गए, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र के हालात सही नहीं है, तो इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला की है कि अभी ये खोला नहीं जाएगा। तो इस तरह से वफाक में रियासत अपनी ज़रूरत के मुताबिक पॉलिसी बनाती है, क़ानून बनाती है, और जिसकी वजह से एक अच्छे से काम चलता है। अब उसके बाद जमहूरियत में एक लास्ट वाला रहने वाला है कि भारत के दस्तूर ने 73 और 74 तरमीम की थी आइन में, और उसके बाद उन्होंने पंचायत राज को ज़्यादा क़वी और मौसर बनाया। अब पंचायत राज क्या है, तो ये मुकामी खुद इख्तियारी इदारे हैं। ठीक है, आप लोगों को स्कूल लेवल पर भी था देखिए पंचायत राज, मगर हमको लगता है कि आप लोग भूल गए होंगे और ये तो पहले ही बहुत जाता आप लोगों को, है ना। मगर अब यहाँ नहीं भूलना, यहाँ हम बहुत आपको कोशिश कर रहे कि आपके जैसे सिंपल उसमें समझाने की। तो देखो पंचायत राज को मजबूत बनाया, कब बनाया, 73 और 74 कानून में तरमीम के ज़रिए से बनाया गया है। ये भी एक मेन क्वेश्चन बनता है MPSC UPSC के लिए। और पंचायत राज में क्या रहता है, देखिए सबसे नीचे जो होता है ग्राम पंचायत रहती है एकदम विलेज लेवल पर, फिर पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पर, और ज़िला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये भी इख्तियारात की तक़सीम ही है। ठीक है, देखो कहाँ से होते हुए आ रही है, मरकज़, मरकज़ के बाद रियासत, रियासत के बाद ज़िला, ज़िला के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद विलेज, और इस तरह से हमारे मुल्क का इंतज़ामिया चलता है। पता था आप लोगों को, ये इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े मुल्क का ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, तो ये किस तरीक़ेकार से हो रहा है, तो ये इस तरीक़ेकार से हो रहा है। और इख्तियारात की इस तरह से तक़सीम रखने की वजह से बदनज़मी नहीं है और काम अच्छे से चल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें देखा है हमने कि भारत के सामने 1947 के बाद क्या मसाइल रहे हैं, भारत की कौमी तहरीक ने क्या काम किए, जमहूरियत सॉरी अगर समाज में तब्दीली लाना है कौमी एकजहती के लिए, तो उसके लिए क्या करना होगा। और हमने कौमी एकजहती के पहलू, साख्ती पहलू में आज फर्स्ट पॉइंट देखा जमहूरी निज़ाम हुकूमत। अब जमहूरी मुल्क में रहते हैं हम लोग, और अब जमहूरी अगर किसी ने पूछा तो आपको ये एग्जैक्ट बोलने आना चाहिए कि जमहूरियत यानी क्या, क्योंकि हम इस मुल्क के सिटीज़न हैं, जमहूरी मुल्क में हम रह रहे हैं, तो हमें ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए शहरी होने के नाते। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से एक तो हिस्सा हो गया हमारा यहाँ का, मतलब आज के हद तक। अभी आगे का भी हमारे जो देखना है इसी में से साख्ती पहलू में के कुछ पॉइंट है और नफ्सियाती पहलू है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग बिल्कुल हमको पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।